मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? मजे से हो ना? तो प्यारे बच्चों, जैसा कि इससे पहले हम लोग समाजवाद एवं साम्यवाद का अध्ययन कर रहे थे और बोल्शेविक क्रांति की चर्चा पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था। अब हम लोगों को जब हम लोगों ने देखा कि बोल्शेविक क्रांति सफल हुई और लेनिन की सत्ता स्थापित हुई, लेनिन की सरकार स्थापित हुई, तब लेनिन ने कई तरह की नई व्यवस्थाएं रूस में स्थापित किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि युद्धोत्तर साम्यवाद का उसने प्रयोग किया, जिसमें किसानों से जबरदस्ती अनाज का लेना, फैक्ट्रियों पर जो है ना कि मजदूरों का नियंत्रण स्थापित करना, ये सारे कुछ ऐसे कदम थे जो कालांतर में समय के साथ कुछ नकारात्मक साबित हुआ लेनिन के लिए। ये सारे ऐसे फैसले थे जो लेनिन के जो सरकारें चल रही थी उसमें कुछ नेगेटिविटी को पैदा किया। हुआ क्या कि जो उत्पादन प्रक्रिया को नियंत्रित करने का प्रयास लेनिन द्वारा इन प्रक्रियाओं द्वारा किया गया, लेकिन उसका परिणाम उल्टा निकला। हुआ क्या कि अब किसान लोग जो फसल उत्पादित करते थे और उनकी आवश्यकता से अधिक फसलें होती थी तो उन फसलों को सरकार जबरदस्ती ले लेती थी। ऐसे में किसानों में कम अनाज उत्पादन करने की प्रवृत्ति आ गई कि हम उतना ही अनाज उत्पादित करें जितना कि हमें जरूरत है। अधिक उत्पादन करने पर वो जानते थे कि सरकार जबरदस्ती ले लेगी। इसके अलावा जिन किसानों के पास फसलें ज्यादा होने लगी और जब जबरदस्ती उनका सरकार द्वारा जबरदस्ती लिया जाने लगा तो वे लोग क्या करते थे, अपनी फसलों को खेतों में ही जला देते थे। फैक्ट्री में भी यही प्रक्रिया हुआ। अब आपको उत्पादन पूरे कंपनी के स्वामित्व मजदूरों के हाथ में आप दे दिए, तो कंपनी में आप सोचिए कि कच्चे माल के लिए, मशीनरी के लिए और अन्य चीजों के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। बहुत भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। तो जैसे कि क्या पूंजी की आवश्यकता होती है फैक्ट्री को चलाने के लिए। अब मजदूरों के पास उतनी संपत्ति कहां से कि वो पूंजी इन्वेस्टमेंट कर सके, तो पूंजी का अभाव होने लगा फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, तो उत्पादन प्रक्रिया प्रभावित हुई। तो कुल मिलाकर के इस परिणाम ऐसा हुआ कि 1920-21 तक उत्पादन स्तर रूस का काफी गिर गया। करोड़ों लोगों के सामने अब जीवन मरण का समस्या आ गया। कहीं कहीं तो भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। राजकीय और विदेशी सहायता के बावजूद भी लोगों में भूख और प्यास से मरने की नौबत आ गई। तो कहने का मतलब कि एक बार फिर से क्रांति विरोधी नारे रूस में लगने लगे। लेकिन लेनिन इन परिस्थितियों को देखा और जब लेनिन ने देखा कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई तो उसने अपने नीति में कुछ संशोधन करने का काम किया। तो उसने जो अपने पहले की स्थापित नीतियों में संशोधन करने का काम किया तो एक नई नीति सामने आई, जिसको नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है। इसको नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है, जिसको अंग्रेजी में नेप भी कहा जाता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नेप के नाम से जाना जाता है। अगर लेनिन की बात करें तो लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारक नहीं, बल्कि वह एक कुशल सामाजिक चिंतक तथा व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। वह स्वप्नदर्शी समाजवादियों की तरह नहीं था, बल्कि वह एक अच्छे सामाजिक चिंतक था जो व्यवहारिक और राजनीतिज्ञ भी था, व्यवहारिक कदम भी उठाता था। तो उसने जो है कि स्पष्ट रूप से देखा कि तत्काल पूरी तरह से समाजवादी व्यवस्था लागू करना तथा एक साथ पूंजीवादी ताकतों से टकराना संभव नहीं है। लेनिन ने इन चीजों को देखा, अनुभव किया और तब उसने इसमें परिवर्तन करने का प्रयास किया। क्योंकि उसका विदेश मंत्री ट्रोट्स्की चाहता था कि पूरी तरह से साम्यवाद को लागू किया जाए और माने पूंजीवाद को नकार दिया जाए, लेकिन लेनिन बहुत ही
कुशल राजनीतिज्ञ था, उसने इस परिस्थितियों को समझा कि एक साथ पूरी पूंजीवादी दुनिया के साथ टकराना संभव नहीं है। इसीलिए 1921 ईस्वी में उसने एक नई नीति का घोषणा किया। तो नई आर्थिक नीति की घोषणा लेनिन ने 1921 ईस्वी में किया। कहा जाता है कि जो लेनिन ने यह नई आर्थिक नीति की घोषणा किया था, यह कुछ मार्क्सवादी मूल्यों के साथ समझौता करना पड़ा था उसे। ये कहा जा सकता है कि लेनिन की नई आर्थिक नीति जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों के साथ कुछ हद तक समझौता करना पड़ा, लेकिन वास्तव में अपने पिछले अनुभवों से जो घट रही थी घटनाएं, उनसे व्यवहारिक माने जो है ना कि उनसे सबक लिया लेनिन ने और देखा कि क्या क्या कमियां हैं, उस कमियों को पहचान करके एक व्यवहारिक कदम उठाने का लक्ष्य बनाया और इस तरह यह नई आर्थिक नीति हमारे सामने है। तो नई आर्थिक नीति की बात करें तो नई आर्थिक नीति में कई तत्वों को लेनिन ने शामिल किया था। तो लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारक नहीं था। लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारक नहीं था। लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारक नहीं था, बल्कि वह एक कुशल सामाजिक मैंने कहने का मेरा तात्पर्य है कि लेनिन यूरोपियन समाजवादियों की तरह नहीं था, बल्कि वह एक अच्छा कुशल सामाजिक चिंतक तथा व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। कुशल सामाजिक चिंतक तथा व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। 1921 ईस्वी में उसने क्या किया, एक नई नीति की घोषणा किया। 1921 ईस्वी में उसने एक नई नीति का घोषणा किया। नई नीति का घोषणा किया जिसमें कुछ हद तक मार्क्सवादी मूल्यों के साथ समझौता था। मार्क्सवादी मूल्यों के साथ समझौता। ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि मार्क्स के विचारों में पूरी तरह से समाजवाद होना चाहिए, लेकिन लेनिन ने 100% समाजवाद का प्रयोग न करते हुए कुछ हद तक पूंजीवादी मूल्यों के साथ उसने क्या किया था, कुछ हद तक पूंजीवादी मूल्यों को भी अपने समाजवादी विचारधारा में शामिल किया था। यानी एकदम उसने समाजवाद को लागू नहीं किया था। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ हद तक उसने मार्क्सवादी विचारों के साथ समझौता किया। अब अगर हम बात करें कि क्रांति उसने 1921 की नई आर्थिक नीति में किन किन तत्वों को शामिल किया, तो सबसे पहला तत्व उसका आता है कि किसानों से अनाज लेने के स्थान पर अब एक निश्चित कर लगाया गया। पहला काम क्या किया, किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक
निश्चित कर लगाया। क्या किया? एक निश्चित कर लगाने का फैसला, यानी किसानों से अब अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। यानी पहले जो नियम था कि किसानों का जो उपयोगिता के आधार पर जो अनाज छोड़ करके शेष अनाजों को सरकार जबरदस्ती ले लेती थी। इसी भय से लोगों ने अनाज को जलाना शुरू किया था। लेनिन ने इस चीज से सबक सीखा और उसने एक निश्चित टैक्स लगा दिया कि चूंकि भूमि सरकार की है, अतः आप लोगों को इस पर एक निश्चित कर देना पड़ेगा। इस बाकी जो अनाज बच जाएंगे, इसका इस्तेमाल किसान मनचाहा कर सकते हैं, अर्थात वो चाहे तो बेच सकते हैं, चाहे तो रख सकते हैं, यानी जो भी उपयोग करना है कर सकते हैं। इससे जो है ना कि भूखमरी की समस्या, जो अनाज को जलाने और उत्पादन स्तर गिरने की समस्या आई थी, उसमें सुधार हो गया। दूसरा उसने क्या रखा कि उसके अनुसार चूंकि जमीन राज्य की ही थी, यद्यपि जमीन, यह सिद्धांत कायम रहा कि जमीन राज्य की है, परंतु व्यवहारिक आधार पर वह किसानों की होगी। अर्थात कहा जाए कि जमीन सरकार के होते हुए भी व्यवहारिक तौर पर किसानों की हो गई, व्यवहारिक तौर पर किसानों की हो गई। तीसरा कदम उसने क्या उठाया, तो 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योगों को व्यक्तिगत आधार पर चलाने का छूट दे दिया गया। तीसरा क्या हुआ कि 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को यानी औद्योगिक इकाइयों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का छूट मिल गया, चलाने का छूट दे दी गई। यानी कहने का मतलब जो फैक्ट्रियों को पूर्णतः सरकारी बना दिया गया था, तो इसमें समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। छोटे छोटे उसमें क्या किया था कि बड़े उद्योगों को डायरेक्टली सरकारी बना दिया गया था और छोटे उद्योगों को मजदूरों के हाथ में दे दिया गया था। तो यह यहाँ पर जो है ना समझौता किया गया और अब छोटे उद्योगों को मैंने व्यक्तिगत रूप से लोग निजी रूप में चला सकते थे और बड़े बड़े उद्योग सरकारी रह गए, जिससे जो समस्याएं थी वो समस्याओं का समाधान हो गया। इसके बाद उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर देने का निर्णय लिया गया। क्या किया गया? उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। विकेंद्रीकरण कर दिया गया, यानी कहने का मतलब विकेंद्रीकरण करने का जो फैसला लिया गया, तो कुछ जो तकनीकी जो थी निर्णय और क्रियान्वयन जो था, तो निर्णय और क्रियान्वयन का निर्णय लेने का अधिकार जो है यह निजी लोगों के हाथ में दे दिया गया, कुछ छूट दे दिया गया इकाइयों को, औद्योगिक इकाइयों को ये निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में छूट दिया गया कि आप लोग इस पर सोच विचार के अपने अनुसार कार्य कर सकते हैं। तो ये माने एक जगह उद्योगों का सारा शक्ति नहीं रहा। इसके बाद विदेशी पूंजी को भी सीमित तौर पर आमंत्रित किया गया। विदेशी पूंजी को सीमित मात्रा में आमंत्रित किया गया।
आमंत्रित किया गया। एक तय सीमा के अंदर विदेशी पूंजी भी अब लगाया जा सकता था, क्योंकि उस समय रूस में पूंजी का अभाव था और ऐसे में यह निर्णय लेना कि हम विदेशी पूंजियों को नहीं आने देंगे, तो सरकार के पास पूंजी का अभाव था। यही कारण था कि उद्योग धंधा धीरे धीरे बंद होने लगी थी और उत्पादन प्रक्रिया प्रभावित हुआ था। तो इसमें भी सुधार किया गया। इसके बाद व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा राजकीय एजेंसियों द्वारा शुरू किया गया। क्या किया गया? व्यक्तिगत संपत्ति एवं जीवन की बीमा सरकारी एजेंसियों द्वारा शुरू किया गया। यानी व्यक्तिगत संपत्तियों के और जीवन की ये बीमा जो LIC वगैरह हम लोग करते हैं, यह जो है ना कि सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाना शुरू किया गया। विभिन्न स्तरों पर अब बैंक खोले गए, क्योंकि पूंजी की व्यवस्था करने के लिए, पूंजी को नियंत्रित करने के लिए जो है ना कि विभिन्न स्तर पर बैंक खोले गए। तो विभिन्न स्तर पर बैंक खोले गए। इसके बाद क्या प्रावधान किया गया कि ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। यानी ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। यानी पहले जो नियम था कि आपको किसी न किसी एक व्यापारिक संघ का सदस्य बनना ही है, ट्रेड यूनियन की सदस्यता आपको लेना ही लेना है, ये अनिवार्यता समाप्त कर दी। और इस प्रकार कुल मिलाकर के लेनिन ने अपनी नई आर्थिक नीति में इन सारे चीजों का जो है प्रावधान किया। तो कुल मिलाकर के हम देखें तो बहुत हद तक कुछ पूंजीवाद का भी समावेश किया गया। जैसे 20 से कम कर्मचारियों वाले में व्यक्तिगत स्वामित्व दे दिया गया, तो यहाँ पूंजीवाद आ गया। उद्योगों में भी थोड़ा बहुत टेक्निकल रूप से निर्णय लेने का, विदेशी पूंजी आ जाना, व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा करना, ये सारी चीजें जो थी कुछ हद तक पूंजीवादी सोच थी और कुछ समाजवादी, इन दोनों के सम्मिश्रण से उसने एक नई आर्थिक नीति बनाया। तो इस तरह से लेनिन की नई आर्थिक नीति रही, जिससे रूस में एक आर्थिक विकास शुरू हुआ और रूस बहुत तेजी के साथ विकास करना शुरू कर दिया। और इसके बाद क्या होता है कि इस नई आर्थिक व्यवस्था के द्वारा लेनिन तो उत्पादन की कमी को तो नियंत्रित कर लिया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि उद्योगों में आशा से अधिक वृद्धि हुई। लेनिन की इस नीति का समाजवादियों द्वारा बहुत हद तक आलोचना भी किया गया, लेकिन इस आलोचनाओं का जवाब देते हुए लेनिन ने कहा कि अब 3 कदम आगे बढ़कर के 1 कदम पीछे हटना भी 2 कदम आगे बढ़ने के बराबर है। यानी तात्पर्य था कि समाजवादियों ने इस आधार पर लेनिन की आलोचना करना शुरू किया कि आपने पूंजीवाद के साथ समझौता कर लिया है। तब लेनिन ने बताया कि मैंने पूर्णतः समाजवाद को अपनाया है। अगर समाजवाद को अपनाने में मुझे कोई प्रॉब्लम खड़ी हुई और थोड़ा बहुत पूंजीवाद को आने दिया, तो यह कहने का मतलब अभी भी हम बहुत सारे समाजवाद को स्थापित करने के जगह पर खड़े हैं, अर्थात 2 कदम आगे हैं। तो इस प्रकार से लेनिन की इस व्यवस्था के द्वारा रूस जो है प्रगति के मार्ग पर
आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि सन 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो जाती है। क्या होता है? सन 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो जाती है। लेनिन की मृत्यु हो जाती है। लेनिन की मृत्यु हो गई। अब जब लेनिन की मृत्यु हो गई तो उत्तराधिकार को लेकर के विभिन्न समूहों के बीच एक प्रतिस्पर्धा चालू हो गया। अलग अलग नेताओं के द्वारा सत्ता को प्राप्त करने के लिए, कहने का मतलब कि एक संघर्ष चालू हुआ, एक गंभीर संघर्ष चालू हो गया। और इस संघर्ष में, इस बहुत बड़े संघर्ष के बीच में क्या होता है कि स्टालिन को सफलता मिलती है और स्टालिन विजयी रहता है। अर्थात अब रूस की सत्ता स्टालिन के हाथ में आती है। ये कहें कि उत्तराधिकार के संघर्ष में स्टालिन विजयी रहा। स्टालिन जो है विजयी रहा। अर्थात अब रूस की सत्ता पर स्टालिन अपना कब्जा जमा लेता है। और जब स्टालिन सत्ता में आता है तो सबसे पहला उसने क्या काम किया कि जो लेनिन के विदेश मंत्री ट्रोट्स्की थे, ट्रोट्स्की को सन 1929 ईस्वी में रूस से निर्वासित कर दिया। ट्रोट्स्की को रूस से निर्वासित कर दिया गया और 1930 ईस्वी के दशक तक उन सभी नेताओं को खत्म कर दिया गया जिन्होंने क्रांति में साथ दिया था या क्रांति के बाद लेनिन के समाजवादी सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन सभी राजनेताओं को समाप्त कर दिया गया। यानी 1929 में ट्रोट्स्की को निर्वासित कर दिया तथा 1930 के दशक तक क्रांति में संलग्न नेताओं को खत्म कर दिया। इसके बाद उसने प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी, राजनैतिक लोकतंत्र को समाप्त कर दिया, भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया। यानी कहा जाए कि लेनिन एक तानाशाही शासन स्थापित करना शुरू कर दिया। उसके व्यवहार अब तानाशाही शासन की तरह हो गया। अगर स्टालिन की बात करें तो स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी यानी साम्यवादी पार्टी का महासचिव था और वह अपने मरने तक अर्थात 1953 ईस्वी में स्टालिन की मृत्यु होती है, तब तक वह अपना तानाशाही रवैया ही, अपना तानाशाही व्यवहार ही करता रहा। लेकिन कहने का मतलब कि लेनिन के स्टालिन के इस तानाशाही शासन व्यवस्था से कुछ उत्पादन प्रक्रिया, समाजवाद के निर्माण आदि में प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा। मार्क्सवादी विचारधाराओं से जो क्रांति के मानववादी आदर्श स्थापित हुए थे उस पर विपरीत प्रभाव पड़े। इन सब पर विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण जो साहित्य था, कला था, इन सब के विकास एकदम रूस में ठप पड़ गया स्टालिन के इस तानाशाही व्यवहार के कारण। लेकिन दूसरी ओर स्टालिन के अथक प्रयासों से रूस विश्व के मानचित्र पर एक शक्तिशाली देश बनकर के सामने आया। लगातार 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद उसने पंचवर्षीय योजनाएं लागू की थी। आर्थिक नियोजन के लिए पंचवर्षीय योजना लागू किया था और 3 पंचवर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप रूस औद्योगिक उन्नति के शिखर पर पहुंच गया, उद्योग धंधा के चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया। तो क्या हम देखते हैं कि
उसने राजनीतिक लोकतंत्र, स्टालिन ने राजनीतिक लोकतंत्र, भाषण एवं प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया और तानाशाही रवैया अपना लिया। अगर स्टालिन की बात करें तो स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था तथा उसने अपने मरने तक यानी 1953 ईस्वी तक तानाशाही व्यवहार जारी रखा, जिसका कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तानाशाही व्यवहार का कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जो सोवियत संघ में समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का, समाजवाद के निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा था, इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। और जो कार्ल मार्क्स के मानवतावादी आदर्श थे उसके विपरीत इसकी जो स्टालिन की व्यवहार था वो कार्ल मार्क्स के मानवतावादी व्यवहार के विपरीत था, जिसके कारण वहां ये सारी चीजें स्वतंत्रता सीमित हो जाने के कारण कला साहित्य के विकास पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इनका विकास पूरी तरह से रुक गया। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो स्टालिन के अथक प्रयासों से रूस विश्व के मानचित्र पर एक शक्तिशाली देश बनकर के सामने आया और 3 पंचवर्षीय योजनाओं, क्योंकि वह देश में आर्थिक विकास करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया था, तो पंचवर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप रूस औद्योगिक उन्नति के शिखर पर पहुंच गया। इन सब चीजों के कारण द्वितीय विश्व युद्ध तक रूस जो था दुनिया की दूसरी महाशक्ति बनकर के सामने आ गया। उसने आधुनिक कृषि का आधुनिकीकरण किया, इन सब विज्ञान का डेवलपमेंट किया, कृषि में वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग बढ़ाया। इससे रूस का बहुत औद्योगिक विकास हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते होते रूस एक महान शक्ति बनकर के सामने आ गया। और युद्ध के काल में ही रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल के साथ वह सभी सम्मेलनों में भाग लेने लगा। तो कुल मिलाकर के हम कहें कि 3 दशकों तक जो तिरस्कृत, आक्रांत और कमजोर रूस हुआ करता था, आज वह लेनिन और स्टालिन के प्रयासों के द्वारा विश्व की महान शक्ति बनकर के सामने आया। वहां की मेहनतकश जनता ने इस क्रांति कि अस्थायी रूप से अपनी जड़ें जमा लिया। क्रांति के द्वारा वहां की मेहनतकश जनता ने अपना स्थायी जड़ जमाया और उसको प्रगति के मार्ग पर लाया। और उस प्रगति के मार्ग पर लाने के बाद रूस, जो लगातार 3 दशकों तक एक तिरस्कृत देश माना जाता था, एक कमजोर देश माना जाता था, एक आक्रांत देश माना जाता था, आज उस रूस के जगह एक महाशक्ति का जन्म हुआ, जिसे हम सोवियत संघ रूस के नाम से जाने जाते हैं। और अमेरिका के बाद दुनिया का वह दूसरा महाशक्ति बनकर के हमारे सामने आया। तो ये पूरी कहानी रही। इसके बाद जो रूसी क्रांति हुआ था, उस रूसी क्रांति का कुछ प्रभाव देखा जा सकता है। तो हम लोग टॉपिक लेते हैं रूसी क्रांति का
प्रभाव, रूसी क्रांति का प्रभाव, कि रूसी क्रांति का क्या प्रभाव रहा। अगर रूसी क्रांति की प्रभाव की बात करें तो सबसे पहला प्रभाव इस क्रांति का यह रहा कि क्रांति के बाद जो है श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हुई। ये शुरू से ही मैं बताते आ रहा हूं कि रूस में अब सर्वहारा वर्ग की सत्ता स्थापित हुई। यानी पहला प्रभाव यह पड़ा कि रूस में श्रमिक वर्ग अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता स्थापित हुई, सत्ता स्थापित हुई। दूसरा प्रभाव यह देखने को मिलता है कि रूसी क्रांति के बाद विश्व के मानचित्र पर पूरा विश्व दो खेमों में बंट गया। पूरा विश्व जो है दो भागों में बंट गया, एक तरफ साम्यवादी विश्व और एक तरफ पूंजीवादी विश्व। साम्यवादी विश्व का नेता बना रूस और पूंजीवादी विश्व का नेता बना अमेरिका। यानी यह कहा जाए कि पूरा यूरोप भी दो भागों में विभाजित हो गया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। और इस तरह से कहा जाए कि धर्म सुधार आंदोलन के बाद से और साम्यवादी क्रांति से पहले तक यूरोप में इस प्रकार के वैचारिक आधार पर कभी भी विभाजन का खंड नहीं देखने को मिला था। यानी कि रूसी क्रांति का दूसरा प्रभाव क्या पड़ा, तो दूसरा प्रभाव पड़ा कि विश्व वैचारिक आधार पर दो भागों में बट गया, दो खेमों में बट गया। याद रखेंगे, एक साम्यवादी विश्व और दूसरा पूंजीवादी विश्व। यूरोप को भी दो वर्गों में विभाजित होते हुए देखा गया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। इसके बाद अगर देखा जाए कि तीसरा प्रभाव क्या पड़ा, तो तीसरा प्रभाव द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 4 दशकों तक शीत युद्ध चलता रहा। अब क्या हुआ, तीसरे प्रभाव के रूप में हम देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 4 दशकों तक शीत युद्ध चलता रहा। क्या हुआ कि जो पूरा विश्व अब दो भागों में बट गया था, एक वैचारिक आधार पर, एक तरफ साम्यवादी देश और एक तरफ पूंजीवादी देश। अब ये दोनों ही गुट एक अपने आप को एक दूसरे की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ दिखाने की होड़ में लग गए और इस बीच जो है ना कि दोनों खेमों में शस्त्रों को अधिक से अधिक डेवलप करने की होड़ मची हुई थी, अधिक से अधिक शस्त्र जुटाने की होड़ मची हुई थी और वैचारिक आधार पर दो गुट बन गए, एक पूंजीवादी गुट और एक साम्यवादी गुट, और दोनों में तनाव की स्थिति बन गई। इसको जो है शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब ये समाप्त होता है कब, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, और सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 में हुआ। सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 में हुआ और सोवियत संघ का विघटन के साथ ही यह शीत युद्ध स्वमेव समाप्त हो गया। अब क्या हुआ, तो आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया। क्या हुआ, आर्थिक आयोजन के रूप में आर्थिक आयोजन के रूप में एक नई आर्थिक मॉडल
मॉडल आया। यानी जो रूस ने एक नियोजित तरीके से अर्थव्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया था, तो एक नई प्रकार की आर्थिक आयोजन यानी नई आर्थिक मॉडल आया, जिसे दुनिया के पूंजीवादी देशों ने भी अपनाना शुरू कर दिया। ये रूसी क्रांति के बाद ऐसा देखा गया। और रूसी क्रांति का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा कि एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति के लिए प्रोत्साहन हुआ। क्या हुआ? पांचवा प्रभाव पड़ा कि एशिया एवं अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को प्रोत्साहन मिला। उपनिवेश मुक्ति को प्रोत्साहन मिला। अर्थात ये कहा जाए कि जब सोवियत संघ रूस जो था, साम्यवादी सरकार थी जो भी सोवियत संघ रूस की, वो एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक समर्थन प्रदान किया। उसने वैचारिक रूप से यह समर्थन प्रदान किया कि आप लोग स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कीजिए और जिस तरह की जरूरत पड़ेगी हम मदद करने को तैयार हैं, और आप लोग स्वतंत्र रूप से अपना देश का निर्माण करें। चूंकि वह अपनी लालच में था कि ये देश जब स्वतंत्र होगी तो वहां मैं साम्यवाद का प्रचार कर सकूंगा। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के इस रूसी क्रांति का यह प्रभाव पूरे रूस के साथ, यूरोप के साथ पूरे विश्व पर देखा जा सकता है। तो इसी के साथ हम लोगों का यह अध्याय साम्यवाद और समाजवाद समाप्त होता है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करके हमें बताएं कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि हम कैमरे की इस तरफ से पढ़ाते हैं, आप कैमरे की उस तरफ से हैं, तो हम दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित करने का सबसे बड़ा जो साधन है यही है कि आप लाइक और कमेंट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। और मैं आप सबों से यही अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और मैं वादा करता हूं कि आपकी पूरी तैयारी इससे कराऊंगा। और मैं उन लोगों से भी अपील करूंगा कि जो लोग बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं और खास करके जो पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, पेपर 3 के लिए तैयारी कर रहे हैं, वैसे लोगों के लिए कि यह आपका जो है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस आदि जो सब्जेक्ट आपके होंगे तो उसमें काफी मददगार साबित होगा। आप टीआरई किसी भी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के किसी भी पेपर को उठा करके देख लीजिएगा, अधिक से अधिक आपको एनसीईआरटी की इन्हीं बुकों से क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए मैं आप सबों से भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक लोगों तक फैलाए, ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। और आगामी जो स्टेट 2025 होने वाली है, जिसका विज्ञापन बहुत जल्द निकलने वाला है, इसका डेट भी निकलने वाला है, तो आप लोगों के लिए भी यह बहुत फायदेमंद होगा। तो आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबको इसका फायदा मिल सके। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद।